चुनाव करीब है, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान हो सकते हैं? तो चाहता हूँ ना कि कुछ काम करके दिखाएं, कुछ आए और कहें कि हमने भी जनता के बीच में लैपटॉप बांटा था, केवल डिजिटल इंडिया की बात नहीं कही थी। सड़क बनाई नहीं, बिजली का इंतजाम किया नहीं, पुल बनाए नहीं, किराना की लिस्ट ले आए। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा पांडे। बात करेंगे बीजेपी की। एक तरफ विकास की बात, एक तरफ हिंदुत्व का कोर मुद्दा, एक तरफ मंदिर की बात, एक तरफ स्मार्ट सिटी के सपने, एक तरफ यूपी की सियासत और एक तरफ कैराना का कथित पलायन। और इसी को राजनीति कहते हैं। बीजेपी ने भी राज करने के लिए एक नीति बनाई है। मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल विकास की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही दूसरी कतार के नेता कोर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चलते हैं। कभी राम मंदिर के सहारे आगे बढ़ने वाली बीजेपी की आस्था अब विकास में है, तो दूसरी तरफ विश्वास हिंदुत्व के मुद्दे पर भी। समाजवादी पार्टी कोर विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि दो मुद्दों को एक साथ लेकर चलना बेहद कठिन है। जनता चुनाव में बीजेपी से राम मंदिर के बारे में ना पूछे, ये हो नहीं सकता। तो वहीं बीजेपी ने यूपी के विकास के लिए कुछ ऐसा बहुत बड़ा किया भी नहीं है जिसका बखान करके लोगों को कन्विंस किया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने विकास और हिंदुत्व दो मुद्दों की नाव में पैर रखा है? क्या बीजेपी विकास और हिंदुत्व के बीच झूल रही है? ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर मुद्दा किसे बनाया जाए। और इस पर बात करने के लिए सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ है, जिसमें विजय बहादुर पाठक जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो होंगे। ओंकार नाथ सिंह, प्रदेश महासचिव कांग्रेस, भुक्कल नवाब जी, एमएलसी सपा, और हेमंत तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ेंगे। इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी करना क्या चाहती है। पाठक जी, सबसे पहला सवाल आपसे, करना क्या चाहते हैं? क्या आपकी लाइन अभी क्लियर नहीं है? सुषमा जी, जिस विषय पर आप बात करना चाहती हैं, अगर कैराना के विषय में बात करना चाहती हैं, तो कैराना में शुद्ध रूप से फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति इस तरह की है कि राज्य के लोग पलायन करते हैं, तो यह राज्य के लिए चिंता का विषय है। संयोग से जो सूची जारी हुई उसमें एक वर्ग के लोग हैं, लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें बहुत सारे लोग भी हैं। तो अगर यह पलायन सरकार जांच करके बताए कि यह पलायन क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ, एक बात। दूसरी बात, जब राज्य के मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम को नकार देंगे, तो आपके ही चैनल पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के बाकी अधिकारी कह रहे हैं कि हम जांच कमेटी हमने बना रखी है। तो अगर जांच कमेटी बना रखी है तो उससे पहले मुख्यमंत्री कैसे इस पूरे घटनाक्रम को नकार देंगे? पाठक जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्लियर कर दिया है कि इसमें जो सूची दी गई है, पलायन की जो बात कही गई है, उसमें किसी एक समुदाय के लोग नहीं हैं। दूसरी बात, पिछले 1-2 सालों के अंदर ये पलायन नहीं हुआ है। बहुत से परिवार हैं जिन्होंने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले पलायन किया था। अब इसमें आपकी सूची ही गलत जब हो गई, जब उस पर ही सवाल उठ गए, तो फिर मुद्दा किस बात का? आपका सवाल, आप सुनिए, आपका सवाल जायज है, लेकिन आप इस बात को बताइए कि अगर 346 लोगों की सूची हुकुम सिंह जी ने सांसद होने नाते दी और सरकार ये कह रही है कि हमने जांच की कमेटी बनाई, तो जांच कमेटी के आने के पहले ही कौन सा ऐसा तंत्र है जिससे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कर रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को प्रशासन ने ये इसकी जांच की है, स्थानीय प्रशासन ने जांच की, ईटीवी की टीम भी पहुंची थी, कुछ परिवारों से व्यवस्था की वजह से पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ईटीवी की टीम भी पहुंची थी कैराना, बहुत से परिवार ऐसे मिले थे जो वहां पर रह रहे हैं, लेकिन सूची में नाम है। आखिर इसकी जरूरत क्या है? क्या आप फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हवा देने की कोशिश नहीं कर रहे, गरमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ईटीवी के पड़ताल में भी तो बहुत से नाम ऐसे आए जो पलायन कर गए हैं। हाँ। तो किसी भी पक्ष के दोनों पहलू हैं। जो वजह बताई जा रही है कि किसी एक खास समुदाय को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, जो पलायन कर गए हैं। लेकिन जो वजह बताई जा रही है आपकी तरफ से, हम समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। जाने वाला तो उत्तर प्रदेश का नागरिक है ना। अगर पलायन उत्तर प्रदेश के परिवार करते हैं, पाठक जी, ये यू टर्न होता है और यही सियासत कहलाता है। की बात है। नहीं, यही बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल यू टर्न लिया है। ओंकार नाथ जी, क्या कहेंगे? यू टर्न हो गया बीजेपी का? देखिए, बीजेपी तो हमेशा इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाती है जिससे कि दंगे की संभावना बने। वहां की स्थिति कैराना की ये है, खाली कैराना ही नहीं है, शामली जिले में कैराना और खामला 2 जगह है जहां से पलायन हो रहा है। और पलायन किस लिए हो रहा है? वहां पे क्रिमिनलाइजेशन बहुत हो गया है, गुंडाई बहुत हो रही है, लोग रंगदारी लेते हैं, वसूलते हैं, जो कमजोर वर्ग होता है उसको डराते हैं, धमकाते हैं। अच्छा, मनुष्य अपना जो आदमी जो है वो अपना जीवन शांतिपूर्वक चाहता है,
छोटे दुकानदार जो हैं वो रंगदारी देने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा अच्छे जीवन बिताने के लिए वो वहां से बाहर निकल गए। इसमें मुसलमान परिवार भी हैं, सैकड़ों की संख्या में मुसलमान परिवार हैं जो वहां से बाहर गए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल वहां ठीक करना ही नहीं चाहती है। 2 एसपी वहां ऐसे थे जिन्होंने काम करने की कोशिश की। मुक्कल नवाब जी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी सत्ता में है। उनका नाम है मुक्कल नवाब जी। आरोप लग रहे हैं कि अब्दुल हमीद और दूसरे थे पवन कुमार। अब्दुल हमीद और पवन कुमार 2 ऐसे थे सुषमा जो कि जिन्होंने गुंडों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उनका नाम मुक्कल नवाब साहब से जवाब ले लेते हैं। मुक्कल जी क्या कहेंगे? हाँ जी, ऐसा सुषमा जी कि ये जो हमारे सांसद इस वक्त हैं ये हुकुम सिंह जी 7 दफा कैराना के जो है वहां पर विधायक भी रहे हैं और राजनीति से बहुत बाखूबी वो वाकिफ है कि राजनीति क्या होती है। उनको सिखाने की जरूरत नहीं है और वो बहुत समझदार हैं। हम तो उनको मतलब ये मानेंगे कि सर जवाब दीजिए कि पार्टी आपकी सरकार को जो सवाल उठ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की उसकी बात लोगों में, हाँ वही बता रहे हैं। उसके बाद इस तरह के अल्फाज बोलना, इस तरह के लफ्ज बोलना कि वहां से हिंदू जो है वहां से निकल रहा है, पलायन कर रहा है। आप सांप्रदायिक भाषा का जो प्रयोग जो उन्होंने किया था और वो आज उसको उन्होंने पलट दिया कि नहीं, हमने हिंदू का लफ्ज ही निकाल दिया। उस पेज में जिसमें हिंदू लिखा था वो मैंने निकाल दिया और ये सूची जो हमने जारी की थी उसका पूरा निरीक्षण किया जा रहा है। 13 आदमी उसमें पहले ऑलरेडी मर चुके हैं। उसके बाद वहां के लोग वहां पर जो 346 की सूची थी उसके अंदर वहां पे लोग रह रहे हैं। इनका मकसद क्या है, चाहते क्या है, मकसद क्या है, क्या चाहती है बीजेपी और बीजेपी के सांसद? पाठक जी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पहले एक समुदाय विशेष की बात कही गई, ऐसे में कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी सर। यहाँ पर जो यहाँ का माहौल वो खराब हो सकता था। मंशा क्या है आपकी? चल रहा है हमसे सवाल है जी पाठक जी आपकी पार्टी के मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि मंशा क्या है? जब आपने एक समुदाय विशेष की बात कही तो वहां पर माहौल बिगड़ सकता था, भले अब आप यू टर्न ले रहे हो, भारतीयों की बात कर रहे हो। सुषमा जी इस बात को स्पष्ट तौर पर लीजिए कि वहां पर कानून और रंगदारी के मामले में, जैसे अभी ओंकार सिंह जी ने शुरू किया कहना, और उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं, आप कानून व्यवस्था की बात कर, सुन लीजिए मेरा सवाल तो सुन लीजिए एक बार, मेरी बात आप सुनिए तो पहले। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं, आप कानून व्यवस्था की बात करते तो ठीक था, लेकिन समुदाय विशेष की बात यहाँ पर कहां से आ गई? हाँ, पर इस सच्चाई को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था और रंगदारी के कारण वहां से पलायन हो रहा है। तो कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति और रंगदारी के कारण यदि पलायन हो रहा है तो सरकार उस दिशा में भी सोचेगी कि नहीं सोचेगी? बिल्कुल सोचेगी, लेकिन आप क्या करें उस पर आपको भी शायद सोचना होगा, आपको भी शायद सोचना होगा, बीजेपी को भी सोचना होगा। हेमंत तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, क्या ये माना जाए कि बीजेपी अभी अपनी लाइन ही तय नहीं कर पा रही है? एक तरफ विकास की बात कही जाती है, अभी कल जब रैली हुई थी तो पीएम मोदी बार बार विकास की बात कर रहे थे, और बाकी दूसरी कतार के जो नेता हैं वो बार बार हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देते रहते हैं, कभी बिसहड़ा पहुंच जाते हैं, कभी कैराना का मामला उठा देते हैं। क्या लाइन क्लियर नहीं कर पा रही है बीजेपी, ये कहा जाए अभी? बिल्कुल सही आपने पकड़ा जी, लाइन क्लियर नहीं है, चेहरा तय नहीं हो पाया है, इशूज तय नहीं हो पाए हैं। एक मुद्दा कैराना का ढूंढा जो चुनाव के पहले बिक सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में वो फुस हो गया, चल नहीं पाया। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिएगा, टाइमिंग देखिएगा जी। हुकुम सिंह कैराना के सांसद हैं, इसके पहले हुकुम सिंह वहीं से विधायक थे, बिल्कुल उस इलाके से कांग्रेस के भी विधायक और मंत्री रहे, उसके बाद भाजपा में रहे। 2014 का लोकसभा चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा गया आपने देखा, मुजफ्फरनगर का पहले हिस्सा था ये शामली, और कैराना अलग जिला शामली हो गया जी। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जिन परिस्थितियों का निर्माण हुआ उसके बाद चुनाव हुए, नतीजा आपने देखा। 2014 के चुनाव में क्या हुकुम सिंह ने लोकली इशू उठाया था? मैंने पूरी दरियाफ्त की है, उन्होंने यह इशू उठाया ही नहीं था जी। अगर यह बात वास्तव में थी तो उनको उस वक्त उठाना चाहिए था, और उठा कब? भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य समिति की बैठक इलाहाबाद में होनी थी उसके बमुश्किल 1 हफ्ते पहले इशू उठा। और मैं बता दूं वहां गड़बड़ी तो बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत गड़बड़ी है। कैराना ऐसी जगह है जहां मेरे ख्याल में 90%
मुसलमान और 10% हिंदू रहते हैं। जी। पड़ोस के प्रांत में सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर बहुत से लोग शिफ्ट कर गए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। इंडस्ट्री वहां कुछ है नहीं, लेकिन वहां अपराधियों का घनघोर आतंक है, इसमें कोई शक नहीं, जिन पर काबू शायद पुलिस नहीं कर सकी है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं नाकामी सरकार की भी रही है। लेकिन जिस तरीके से सवाल ये उठता है कि बीजेपी की टाइमिंग क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ था, शामली भी उससे प्रभावित था, सबने देखा था। और उसके बाद अब जब विधानसभा चुनाव है पाठक जी, तो फिर से ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब तक हुकुम सिंह चुप क्यों थे, क्यों नहीं बोले थे वो? देखिए सुषमा जी, उत्तर प्रदेश में मूल विषय है कानून व्यवस्था। और मुझे लगता है सर, इसके पहले क्यों नहीं बोले? अगर स्थिति ऐसी थी तो पहले से रही होगी। एकाएक याद आती है, लिस्ट लेकर चले आते हैं सामने, क्यों? वहां पर कानून व्यवस्था के कारण यह संकट उत्पन्न हो रहा है। इस बात को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के बाद हमारा फिर सवाल यह है कि सरकार आखिर यह व्यवस्था इस चिंता को क्यों नहीं करती है? और अगर हुकुम सिंह सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं सर बीजेपी पर, पाठक सर, तो सरकार के पास तो बीजेपी पर सवाल इसलिए खड़े, टाइमिंग को लेकर। हुकुम सिंह वही नेता है, सुनिए, 2013 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, तो जो नेता विवादित नेता आए थे सामने इस दंगे में, जिनका नाम सामने आया था, सुन लीजिए, जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उनमें जिन नेताओं का नाम सामने आया था, उसमें हुकुम सिंह का भी नाम सामने आया था। सरकार जहाज से लखनऊ लाती है, हाँ। वो दंगों के आरोपी थे, सरकार ने राज अतिथि बनाया, सरकारी जहाज भेजा, उससे बुलाया। अगर पीछे की घटना जाएंगी, लेकिन अभी भी जो विषय है कैराना का, उसके मूल तत्व में कानून व्यवस्था है। सरकार एक बार भी यह जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि कानून व्यवस्था का जो संकट है उसका समाधान किया जाएगा। जो अपराधी और अराजक तत्व हैं, जो गिरोह हैं, उनके खिलाफ कड़ी जवाब तो आप भी नहीं दे रहे सर। जो हम पूछ रहे कि टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब क्या है? अब क्यों याद आई? कानून व्यवस्था तो पहले से खराब थी ना, आपके मुताबिक तो 2013 में भी सब कुछ खराब था, तभी यहां पर दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर और शामली में। अब क्यों याद आई? इतने टाइम के बाद एकाएक क्यों याद आई? ये सवाल है, इसका जवाब आप दे दीजिए। बाकी सरकार के नुमाइंदे बैठे, उनसे जवाब ले लेंगे हम। जो घटना घट रही है उस घटना को तो हम लगातार उठा रहे हैं। अब ये घटना पकड़ी है, रातों रात पलायन हो गया, रातों रात 346 परिवार यहाँ से पलायन कर। कानून व्यवस्था का संकट है तो जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। हम तो मथुरा पर भी शिवपाल यादव पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप ही लगाएंगे आप, जवाब देने की स्थिति में आ रही है। यही तो दिक्कत है, सिर्फ आरोप लगाते जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो कोई स्पष्ट जवाब आपके पास नहीं, क्योंकि आप खुद अभी मझधार में, आपको खुद क्लियर नहीं है कि विकास पर चले या हिंदुत्व पर चले, क्योंकि अभी क्लियर लाइन आपके पास शायद नहीं है। बुक्कल नवाब जी, सवाल ये उठ रहा है कि सरकार की मंशा सही नहीं थी, कानून व्यवस्था खराब थी, सरकार ने कुछ नहीं किया। बार बार सवाल आप पे उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है सूबे में वो सबके सामने है। सुषमा जी, किससे प्रश्न हुआ? सुषमा, एक बात आप देखिए कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए, उसके पहले अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने कैसा बयान दिया था? मुकदमा तक दर्ज हुआ, उसका जवाब आजम खान साहब ने दिया। क्या माहौल बना? माहौल बना जिसको धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी कोई चेहरा तय नहीं कर पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा होता है, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण, जिससे उसको चुनावी फायदा होता है, वो माहौल बनाने की उसने कोशिश की यहां, जो नहीं बन पाई। मथुरा में भी अमित शाह को गलत फीडबैक दिया गया था और उन्होंने गलती से शिवपाल यादव का नाम ले लिया। शिवपाल यादव अगर पंकज बाबा का समर्थन करते हैं तो रामकृष्ण समर्थन कैसे कर सकते हैं? कैसे प्रोडक्शन दे सकते हैं? यहां भी मामला डाउन हो गया, कैराना भी डाउन हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनावी साल में वास्तव में बड़ी असमंजस है, चेहरा कोई तय नहीं कर पाए हैं। जी, हेमंत जी आपको रोकना चाहूंगी, हेमंत जी आपको रोकना चाहूंगी। बुक्कल नवाब जी कह रहे हैं, बुक्कल नवाब जी मौका कहीं ना कहीं आप देते हैं, आपकी हालत खराब हो जाती है, आपका प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाता है, मथुरा जैसा कांड हो जाता है और बैठे बिठाए विरोधियों को यहाँ पर मौका मिल जाता है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, आपके अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, जहाँ कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था जो है हम लोग अपनी संभाल रहे हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी थाने हैं वो उसके अंदर जो है वो सब अपराधी जो है भरे हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश अपराधी जो जिन्हें भी अपराधी, एक सुन लिए, आपने कहा अरे जो अपराध करते उनको हमने पकड़ना बंद किया है। आप बोलिए, आप मत बोलिए, आप यहाँ पे लखनऊ पूरे चलवा रहे हैं। अगर जो अभी अपराध करता है वो उसको उठा के बंद कर दे,
कोई थाना को ऐसा बता दिए। एक बात सुनिए, आप बात मत करिए, आप बात मत करिए। अपराधी थाना चलवाएंगे? नहीं, अपराधी थाने में आपके घर में भेजते क्या अपराधियों को? नहीं, अपराधियों थाना चलवाएंगे? कोई मुद्दा नहीं है आपके पास, कोई मुद्दा नहीं है। आप मुद्दा किस मुद्दे पर आप बहस करना चाहते हैं? का मुद्दा नहीं है। आप किस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं? हम बहस करने को तैयार हैं। आगे विनाश का मुद्दा आप है, बताइए, विकास पे बहस करेंगे? बुक्कल नवाब जी, बुक्कल नवाब का सवाल ये था कि सरकार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सबके सामने है, बैठे बिठाए आप मुद्दा देते हैं, लेकिन बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठते हैं। पाठक जी सवाल ये है कि क्या वाकई में एक तरफ मोदी जो विकास की बात कहते हैं, आपको लगता है अगर विकास की बात कहेंगे तो 71 सांसद थे आपके बीजेपी के अब तक, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ भी ऐसा बड़ा देखने को नहीं मिला। विकास के लिहाज पे वोट कैसे मांगेंगे आप स्थानीय स्तर पर जाकर के? विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव नहीं, यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी से कुछ नहीं होने वाला। जमीन पर यहाँ पर क्या हुआ, इसका क्या जवाब है आपके पास? माफ कीजिएगा सुषमा जी, सुषमा एक बात सुनिए। हेमंत जी एक पाठक जी से जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी। पाठक जी, स्थानीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के लिए 71 सांसदों ने क्या किया है, इसका जवाब क्या है? फॉरेन पॉलिसी से कुछ नहीं मतलब, उत्तर प्रदेश का जो एक आम नागरिक है वो सूबे में क्या है उससे मतलब है, उसको क्या जवाब? जी जवाब देने की स्थिति में है। अगर केंद्र की योजनाएं हम उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं और सरकार की लापरवाही से वो योजनाएं परवाना नहीं चढ़ पा रही हैं, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाओं के लिए पैसा आया है, ये डीपीआर तक नहीं बनवा पा रहे हैं, जबकि डीपीआर का पूरा डिटेल जनवरी में आ गया, पैसा मार्च में, अप्रैल के पहले महीने में आ गया, अभी तक 0-0 में डीपीआर नहीं है, गांव में विकास का पैसा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब विकास का पैसा जाएगा, सुनिए, तो जिस तरह से आप एक लिस्ट जारी करते हैं, लोगों पर सवाल उठाते हैं, सुनिए, विकास पर बहस करें, माहौल को गरमाने की कोशिश करते हैं, अपने सांसदों को आज उन्होंने कहा कि विकास पर बहस की जाए, हम बहस को तैयार हैं, लेकिन क्यों अपने कारणों से सांसदों को जिम्मेदारी तो तय करिए कि जाकर के सरकार की चीजों को बताएं, तो जाके केंद्र सरकार की जो आप बहुत काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ओंकारनाथ जी का भी रुख करते हैं। कांग्रेस बहुत स्थिति में है ओंकारनाथ जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और सपा की स्थिति है उसमें अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? कहीं ना कहीं आप बहुत खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं दूर बैठे। कानून व्यवस्था में बात करूं, कानून व्यवस्था में बात नहीं करेंगे, आज खुद चिल्लाने से काम चलेगा? हमने गुनाह किया, ओंकारनाथ जी हम गुनाहगार क्या हैं। जवाब दे पाएंगे? हिंदुओं इस झगड़े में क्या जवाब दे पाएंगे? और सुनिए, नहीं बिल्कुल आपको बोलने का मौका मिलेगा। ओंकारनाथ जी आपसे जवाब चाहेंगे कि कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही है, क्या करेगी कांग्रेस? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है जब सब कुछ हो रहा है तो। कांग्रेस जनता के पास जाएगी, बोलेगी। कांग्रेस इस तरह से तो लड़ेगी नहीं जैसे ये लोग लड़ रहे हैं कि एक दूसरे की बात बोल रहे हैं, न कोई सुन रहा है न समझ रहा है, न तो आपके व्यूअर समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, न आपको सुनाई पड़ रहा हो क्या बोल रहे हैं। तो ये कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस जनता को सही बात बताएगी। ये जो इन्होंने अभी सांप्रदायिकता का पहले माहौल बनाया कैराना में, जब देखा कि ये बात खुलने वाली है, मीडिया ने चारों तरफ कहना शुरू कर दिया, तब इन्होंने उसको रंगदारी में ले आए। उसको सवाल इस बात का है, 1980 के पहले से हुकुम सिंह जी वहां पर किसी न किसी रूप में रहते, चाहे एमएलए हो और चाहे एमपी हो। आज तक कभी उन्होंने वहां की ये बात नहीं उठाई। अगर वो कायदे से उठाते तो शायद ये जो गुंडागर्दी है ये कब की खत्म हो गई होती। आज ये आया है और अब इस पर सरकार नहीं कोई एक्शन लेती है तो ये सरकार की लापरवाही है। और सरकार की अयोग्यता देखिए कि इतने दिनों से वहाँ हंगामे हो रहे हैं और लेकिन आप भी तो चुप्पी साधे बैठे, आप भी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए अब आप जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। एक बस वक्त की कमी है, बस फाइनल एक आप लोगों से कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले हेमंत जी आपसे, हेमंत जी स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की और कहाँ देखते हैं आप यहाँ पर अब? और जब ऑर्डिनरी एसपी जाता है, जो पैसा कमाने वाला होता है वो ये करता है। जी हेमंत जी, बहुत कम वक्त है, 20-20 सेकंड आप सभी के पास हैं बस। जी हेमंत जी, आपने सवाल तो दोहराइए। हेमंत जी क्या देख रहे हैं आप? क्या वाकई में एक बार फिर से पश्चिम उत्तर प्रदेश को गरमाया जाएगा? ये जनता समझेगी इस चीज को, बीजेपी कामयाब होगी या फेल? दुर्भाग्य यही है कि जनता समझ नहीं पाती है। भारतीय जनता पार्टी दिखाने के लिए विकास और अखिलेश यादव सरकार के फेलियर को सामने एक इशू बना रही है और उसका हिडन एजेंडा वही है जो उसने कैराना को लेकर करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ एक्सपोज हो गए। चलिए चलिए ठीक है। और अभी आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा था जी, माहौल यही चाहते हैं चुनाव में कि दोनों लोग लड़े, बाकी लोग किनारे हो जाएं। और यही विडंबना है कि किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाता, आपस में लड़ते रहते हैं। बुक्कल नवाब जी, सरकार क्या कर रही है? कब कानून व्यवस्था पे जो आप पे सवाल उठते हैं वो बंद होंगे? क्या जवाब इसका?
देखिए, हमारी सरकार जो काम कर रही है विकास के मुद्दे पर काम कर रही है और विकास बहुत तेजी से कर रही है और विकास को देख के ये लोग हताश, बीजेपी वाले जो है हताश हो चुके हैं। इसलिए कानून व्यवस्था का ये प्रश्न जो है उठा के बीच में लाके डाल देते हैं ताकि हमारा विकास है। विकास की बात आप भी कीजिए ना, कब करेंगे बात विकास की आप? लेकिन हम विकास करते रहेंगे, गरीब जनता के साथ रहेंगे। मुक्कल नवाब जी पाठक जी से टाइम बिल्कुल नहीं है, वक्त बिल्कुल नहीं। पाठक जी संक्षेप में विकास की बात कब करेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 71 सांसद कब बताएंगे? कुत्ते जो भौंकते रहेंगे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुक्कल नवाब जी आप थोड़ा सा चुप हो जाइए, शांत हो जाइए ताकि हम पाठक जी से जवाब दे सके। पाठक जी, इनके मुख्यमंत्री मुंह काला करने की बात करते हैं, मुक्कल नवाब कुत्ता बात बना रहे हैं सबको। ये अब आप अपने आप को समझ लो, हम क्या करें? ओंकारनाथ जी, ये लड़ते रहेंगे, लेकिन आप बताइए अब आपकी भूमिका क्या होगी? आप क्या वाकई में इनकी लड़ाई के पीछे कुछ फायदा कर पा पाएंगे? हम सब समझ रहे हैं कि इसी तरह झुंझलाहट में आप आएंगे। ओंकारनाथ जी, आपके मुख्यमंत्री भी ओंकारनाथ जी इंतजार मत कीजिए क्योंकि ये चुप होने वाले नहीं है। वक्त नहीं है हमारे पास। समझदार है, समझदार है। आपको ले गए, आपको लेके गए, दिक्कत ही बुक्कल नवाब साहब अब इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि किसी को ना सुनना चाहते हैं ना किसी को बोलने का मौका देना चाहते हैं। यही बहुत दिक्कत है, ताकि आपको हम पूरा मौका देते हैं कि आप सरकार का पक्ष तो रखें, लेकिन आप रखने में नाकामी होते क्योंकि आप चिल्लाते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत के लिए दो राहों पर चल रही है और ये दो राहें बगल बगल से होकर गुजरती हैं, समानांतर गुजरती हैं? क्या ये तय नहीं कर पा रही है कि कौन सी राह उसके लिए? कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मुंह की खानी पड़े पार्टी को। ये एक बहुत बड़ी बात है और शायद पार्टी को इस पर चिंतन करना होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं pradesh18.com पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।